हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे दी होम कमिंग चैप्टर के पार्ट थर्ड को। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ से। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. Yet फिर भी it is at this very age, यहाँ very का यूज हुआ है किसी चीज के ऊपर emphasize करने के लिए, फोर्स करने के लिए, बल लगाने के लिए। कभी वेरी का यूज बहुत के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है किसी एक चीज को ज्यादा फोकस करने के लिए। येट फिर भी इन दिस एट दिस सॉरी इट इज एट दिस वेरी एज, कि यह वही एज है, वही यानी एम्फेसाइज कर रहे हैं एज के लिए कि यही वह एज है when, कि जब इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स, इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट का मतलब एक ही है कि हृदय में, अ यंग लेड एक युवा लड़के के हृदय में, मोस्ट क्रेव्स बहुत ज्यादा क्या होती है, क्रेव्स मतलब इच्छा या तड़प, के बहुत ज्यादा तड़प होती है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है फॉर रिकॉग्निशन, पहचान की, सॉरी रिकॉग्निशन पहचान की, एंड लव और किसकी, प्रेम की। मतलब राइटर बताना चाहते हैं कि जो 14 वर्ष की एज होती है, इसके आसपास की जो एज होती है, इस समय जो युवा लड़के होते हैं उनके मन में एक ही चीज की इच्छा होती है कि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, पहचानें और उनसे प्रेम करें सभी लोग। तो क्या मतलब हुआ कि फिर भी यह वही उम्र है या वही एज है जब एक युवा लड़के के मन में केवल अपनी पहचान और प्रेम के लिए ही सबसे ज्यादा तड़प या इच्छा होती है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन। ही बिकम्स और वो बन जाता है द डिवोटेड स्लेव, डिवोटेड मतलब समर्पित, स्लेव मतलब दास या नौकर, और वो एक समर्पित दास बन जाता है ऑफ एनीवन किसी का भी, हु शोज हिम कंसिडरेशन जो भी व्यक्ति उसको क्या दर्शाता है या क्या प्रदर्शित करता है उसके प्रति कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब दया भावना या स्नेह की भावना या अच्छे विचार, यानी कोई भी व्यक्ति जब उस युवा लड़के के प्रति अच्छे विचार रखता है या दया भावना प्रदर्शित करता है, तो वो युवा लड़का उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित दास या नौकर बन जाता है। बट लेकिन नन डेयर ओपनली लव हिम, फतेह के केस में क्या था, लेकिन नन किसी ने भी डेयर साहस नहीं किया, ओपनली लव हिम फतेह को खुले रूप से प्रेम करने का। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन किसी ने भी उसको खुले रूप से प्रेम करने का साहस नहीं दिखाया। फॉर क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, दैट यानी प्रेम को प्रदर्शित करना, ये दैट लगाया है उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए कि दैट वुड बी रिगार्डेड, कि वो जो प्रेम प्रदर्शित करना था वुड बी रिगार्डेड वो ऐसा समझा जाता, कैसा, एज इंड्यू इंटेलिजेंस, सॉरी अनड्यू इंटेलिजेंस, अनड्यू मतलब व्यर्थ का या बेकार का, इंटेलिजेंस मतलब अनुग्रह या विनय के, सॉरी फिर से देखो, बट नन डेयर ओपनली लव हिम, कि किसी ने भी उसको खुले रूप से प्रेम करने का साहस नहीं दिखाया। फॉर क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, क्योंकि प्रेम दर्शाना एकदम व्यर्थ की अनुग्रह माना जाता। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, इसीलिए क्या था, बैड फॉर द बॉय, उस लड़के के लिए बेकार चीज थी, इसीलिए किसी ने भी उसको प्रेम नहीं दिया। तो क्या हुआ, वॉट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइल्डिंग, तो स्कॉल्डिंग मतलब डांट और चाइल्डिंग मतलब फटकार, तो डांट और फटकार से क्या हुआ, ही बिकम्स वो बन गया वेरी मच लाइक इसके समान, अ स्ट्रे डॉग एक आवारा कुत्ते के समान, स्ट्रे मतलब आवारा, डॉग मतलब कुत्ता, कि एक आवारे कुत्ते के समान बन गया वो, दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया है। तो फिर से देखो क्या है, यानी राइटर हैं इस एज पर इम्फेसाइज करते हैं, फोर्स करते हैं कि जो ये एज है, इस एज में जो लड़के होते हैं वो केवल किस चीज के लिए इच्छा रखते हैं, रिकॉग्निशन, उनकी पहचान हो, एंड लव और सभी लोग उनसे प्रेम करें। और जो भी व्यक्ति उनके प्रति अच्छे विचार रखता है या स्नेह दर्शाता है, वो अपने आप को उस व्यक्ति का डिवोटेड स्लेव बना लेते हैं, समर्पित दास बना लेते हैं। लेकिन यहाँ फतेह का फिर जिक्र आता है, लेकिन उस लड़के को यानी फतेह को किसी ने भी खुलकर प्रेम नहीं दिया, क्योंकि सब लोग इस चीज को बेकार मानते थे और उस लड़के के लिए बेकार चीज थी, ऐसा सभी लोग मानते थे। तो क्या हुआ, विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, डांटने से और फटकारने से वो एकदम आवारा कुत्ते के समान बन गया जिसने अपना मालिक खो दिया हो।
तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन हाउस इज द ओनली पैराडाइज। फॉर अ बॉय, एक लड़के के लिए, 14 वर्ष के एक लड़के के लिए, हिज ओन हाउस, उसका खुद का घर, इज द ओनली पैराडाइज, केवल क्या होता है, पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है, कि एक 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका खुद का घर ही केवल एक पैराडाइज या स्वर्ग के समान होता है। और टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, लिव रहना, इन अ स्ट्रेंज हाउस एक अजनबी घर में, विद स्ट्रेंज पीपल अजनबी लोगों के साथ, यानी यहाँ किसका जिक्र हुआ है, उसके स्ट्रेंज हाउस यानी कलकत्ता के घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपल उनके उसके मामा मामी के घर रहना, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, वो किसके समानता शॉर्ट मतलब प्रकार का ऑफ टॉर्चर, वो एक अत्याचार के समान था। फिर से देखो, टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में रहना, एंड विद स्ट्रेंज पीपल अजनबी लोगों के साथ रहना, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, ये एक प्रकार का अत्याचार था फतिक के लिए। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव, वाइल जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, ब्लिस मतलब आनंद या फन के, वाइल जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस की आनंद की ऊंचाई तब होती जब क्या होता, टू रिसीव जब वो प्राप्त करता, द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, उस औरत के काइंड लुक्स यानी दया के दृश्य, वो औरत यानी उसकी मामी उसके प्रति यदि काइंड रहती, दयालु रहती, तो ब्लिश, हाइट ऑफ ब्लिश रहता यानी आनंद की ऊंचाइयां रहती। या फिर एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और फतिक को उनके द्वारा कभी भी क्या न किया जाता, स्लाइटेड मतलब इंसल्ट करना यानी अपमानित नहीं किया जाता, तो क्या होता उसके लिए, हाइट ऑफ ब्लिश आनंद की ऊंचाइयां होती। फिर से देखो पैराग्राफ को। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन हाउस इज द ओनली पैराडाइज, कि 14 वर्ष की एक लड़के के लिए उसका खुद का घर ही एक स्वर्ग के समान होता है। और टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, कि अजनबी लोगों के साथ अजनबी घर में रहना, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, ये एक प्रकार का टॉर्चर या अत्याचार के समान होता है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. जबकि आनंद की ऊंचाई तब होती तब वो प्राप्त करता, रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, जब उसको उस महिला के दयालु दृश्य दिखाई देते या प्राप्त होते, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनके द्वारा उसको कभी भी अपमानित नहीं किया जाता, तो उसके लिए आनंद की बात थी। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज एंजियस टू फतिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। इट वॉज एंगियस, एंगियस मतलब कष्टदायक होना या पीड़ादायक होना, टू फतिक, फतिक के लिए, कि यह फतिक के लिए पीड़ादायक था या कष्टदायक था। टू बी द अनवेलकम गेस्ट, अनवेलकम मतलब अनचाहा, गेस्ट मतलब मेहमान, के फतिक के लिए अनचाहा मेहमान होना कष्ट की बात थी। इन हिज आंट्स हाउस, उसकी आंट या उसकी मामी के घर में। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब होगा, इट वॉज एंगियस टू फतिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, के फतिक की मामी के घर में फतिक का अनवेलकम गेस्ट अनचाहा मेहमान होना फतिक के लिए काफी पीड़ादायक था। Despised by this elderly woman and slighted on every occasion. Despite मतलब निंदा करना, तिरस्कार करना, by this elderly woman, इस बड़ी औरत द्वारा, and slighted, और क्या slighted मतलब डांटना, फटकारना या अपमानित करना, on every occasion, प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक समय उसको डांटती रहती, उसकी निंदा करती रहती थी। If she ever asked him to do anything for her, if यदि she ever वो कभी ask कहती him फतिक से, to do anything कोई काम करने के लिए, for her अपने लिए, यानी यदि कभी भी उसकी मामी फतिक से अपने लिए कोई काम करने के लिए कहती थी, तो he would be so overjoyed that he would overdo it. ही यानी फतिक वुड बी ओवरजॉयड, वो इतना ज्यादा आनंदित हो जाता, दैट के ही वुड ओवरडू इट, कि वो आवश्यकता से अधिक कर देता। ओवरडू मतलब ज्यादा कर देना यानी गलती कर देता था उसमें। जब भी उसकी मामी उसे कोई काम करने के लिए कहती थी, तो जो फतिक था बहुत ज्यादा आनंदित इसलिए हो जाता था क्योंकि उसे लगता था कि ये मौका है, मैं इनका काम करके थोड़ा इन्हें इम्प्रेस कर सकता हूँ, इन्हें खुश कर सकता हूँ, तो इसीलिए ज्यादा आनंदित हो जाता और काम को करता, तो उसे थोड़ा बिगाड़ देता।
इफ शी एवर आस्क हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, कि यदि कभी उसकी मामी उससे काम करने के लिए कहती थी, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट, तो वो इतना ज्यादा आनंदित हो जाता कि उस काम को आवश्यकता से अधिक कर देता या कोई गलती कर देता। एंड देन, और तब शी वुड टेल हिम, और तब मामी उससे कहती, नॉट टू बी सो स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख होना, कि इतना मूर्ख ना बनो या इतना मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन, लेकिन क्या करो, गेट ऑन मतलब ध्यान दो, विद हिज लेसन अपने काम पर, यानी इतने ज्यादा मूर्ख मत बनो, गलतियां मत करो, अपने काम से काम रखो। तो फिर से देखो क्या है ऊपर से, कि इट वॉज एंगियस टू फतिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, कि अपनी मामी के घर में एक अनचाहा मेहमान बनकर आना फतिक के लिए बहुत कष्टदायक बात थी। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन इज स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, कि प्रत्येक मौके पर उसको उस बड़ी औरत द्वारा डिस्पाइट तिरस्कार किया जाता, डांटा फटकारा जाता था। If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it. यदि वो फतिक से अपने लिए कोई काम करने के लिए कभी कहती भी थी, तो फतिक इतना ज्यादा आनंदित हो जाता कि वो उस काम को बिगाड़ देता या आवश्यकता से अधिक कर देता। And then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons. तब वो उसे इतना मूर्ख न बनने के लिए कहती और अपने काम से काम रखने के लिए कहती। तो ये हो गया पैराग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. The cramped मतलब तंग, एटमोसफियर मतलब वातावरण, ऑफ नेग्लेक्ट मतलब तिरस्कार का या अनदेखी करने का। द क्रैम्प्ड एटमोसफियर ऑफ नेग्लिजेंट, कि तिरस्कार करने का या अनदेखी करने का जो तंग वातावरण था, इन हिज आंट्स हाउस, उसके मामी के घर का, ऑपरेस्ड हिम, ऑपरेस मतलब दबाना या अत्याचार करना, उसने फतिक पर इतना अत्याचार किया, सो मच इतना अत्याचार किया फतिक पर, दैट के ही फेल्ट, कि फतिक को ऐसा महसूस होने लगा, दैट के ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। हार्डली का यूज करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, नहीं लगाने के लिए, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर से देखो, द cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. उसकी मामी के घर का जो तिरस्कार या अनदेखी करने वाला तंग वातावरण था, उसने फतिक को सो मच इतना ज्यादा ऑप्रेस्ड किया, इतना ज्यादा अत्याचार किया उस पर, दैट के ही फेल्ट, उसे लगने लगा या उसको महसूस होने लगा कि वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। He wanted to go out into the open country, या country का यूज किया है विलेज के लिए या फिर किसी ओपन एरिया के लिए। He wanted, वो चाहता था, to go out, बाहर जाना, into the open country, खुले स्थान पर या खुले गांव में जाना चाहता था। And fill his lungs and breathe freely, and fill his lungs, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था, and breathe freely, स्वतंत्र हवा से, स्वतंत्र वायु से अपने फेफड़ों को भरना चाहता था। बट लेकिन देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन देयर वॉज नो ओपन कंट्री, लेकिन कोई खुला स्थान नहीं था, कोई खुला गांव नहीं था, टू गो टू जाने के लिए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ कैलकाटा हाउस एंड वॉल्स, ही वुड, यह ही है बी नहीं मिसप्रिंट है, ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम। सराउंडेड घिरे होकर, ऑफ ऑल साइड्स सभी तरफ से, बाय कैलकाटा हाउस एंड वॉल्स कलकत्ता के घरों और दीवारों से चारों तरफ से घिरे होने से, ही वुड ड्रीम, वो स्वप्न देखता रहता, नाइट आफ्टर नाइट प्रत्येक रात्रि, ऑफ हिज विलेज हाउस अपने गांव के घर के बारे में वो प्रत्येक रात को सोचता रहता। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, लॉन्ग टू का यूज करते हैं इच्छा के लिए, कोई भी चीज हम करना चाहते हैं। एंड लॉन्ग टू, और चाहता था, टू बी बैक देयर, वहां वापस जाना, बैक यानी वापस, देयर यानी वहां। वो फिर से देखो यहाँ से, सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय कैलकाटा हाउसेज एंड वॉल्स,
कलकत्ता की घरों और दीवारों से चारों तरफ से घिरे होने से ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज हाउस। वो अपने गांव के घर के बारे में प्रत्येक रात्रि स्वप्न देखता था एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहां वापस जाना चाहता था। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long. He remembered, वो याद करता था किस चीज को? The glorious meadow, उन शानदार घास के मैदानों को। Glorious मतलब splendid या gorgeous, meadow मतलब घास के मैदान या चारागाह। He remembered the glorious meadow, वो उन शानदार घास के मैदानों को याद करता था, where जहाँ पर he used to यूज करते हैं अपनी पुरानी आदत को बताने के लिए। वो क्या किया करता था, यानी इसमें हिंदी का सेंस क्या था? क्या किया करता था या क्या करता है। Where he used to fly his kite all day long, जहाँ पर वो क्या किया करता था? Fly his kite, अपनी पतंग उड़ाया करता था all day long, पूरे दिन। all day long यानी पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो उन घास के मैदानों में अपनी पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक्स, और किस चीज को याद करता है? उन चौड़े नदी के किनारों को। वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, कि उन चौड़े नदी के किनारों को याद करता था। वेयर जहां पर ही वुड वंडर मतलब इधर उधर डोलना, वंडर मतलब इधर उधर घूमना, कि वो घूमा करता था अबाउट दी लाइव लॉन्ग डे, पूरे दिन भर, सिंगिंग गाते हुए, एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए, फॉर जॉय आनंद में या आनंद के लिए चिल्लाते हुए और गाते हुए पूरे दिन भर वहां इधर उधर घूमता रहता था। द नैरो ब्रूक, और किस चीज को याद करता है? उस नैरो यानी संकीर्ण यानी पतली, और ब्रूक मतलब नदी को ही बोलते हैं, छोटी नदी को। द नैरो ब्रूक, और उस छोटी नदी या पतली नदी को याद करता था। वेयर जहां पर ही कुड गो, जहां पर वो जाता था, एंड डाइव डुबकी लगाता था, एंड स्विम और तैरता था, एट एनी टाइम ही लाइक्ड, जब भी वो चाहता था या जब भी उसकी इच्छा होती थी वो वहां जाता था, तैरता था, नहाता था। इन सभी चीजों को याद करता है। नेक्स्ट लाइन, he thought of his band of boy companions over whom he was despot. ही थॉट, वो सोचता है, वो याद करता है किसके बारे में? ऑफ हिज बैंड यानी समूह, ऑफ बॉयज लड़कों का, कंपनी मतलब साथी, यही वह अपने लड़के साथियों का समूह को याद करता है। ओवर हुम जिनके ऊपर ही वॉज डेस्पॉट मतलब राजा या तानाशाह होना, कि जिनके ऊपर वो एक राजा के समान था। यानी ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया भी था कि गांव के सभी लड़कों का सरदार था फतेह। तो वही चीज है कि वो अपने उस समूह को याद करता है लड़कों का जिसके ऊपर वो एक राजा के समान था। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर, यानी इन सबसे ऊपर और किस चीज को याद करता है फतेह? द मेमोरी, उन यादों को, ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपनी टायरेंट मदर, टायरेंट मतलब तानाशाह, मदर मतलब माँ, कि द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, वो अपनी तानाशाह माँ की यादों को भी याद करता है। Who had such a prejudice against him? Who यानी उसकी जो माँ थी, who had such a prejudice वही पूर्व धारणा, बना लेना या भेदभाव की भावना, against him उसके प्रति, यानी फतेह के प्रति उसकी माँ के मन में एक भेदभाव वाली भावना थी। उस तानाशाह माँ की जो यादें थी, द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर, कि उस तानाशाह माँ की मेमोरीज थी, जो यादें थी, वो क्या करती थी? ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, ऑक्यूपाई मतलब किसी पर कब्जा कर लेना, हिम यानी उसके हृदय पर कब्जा करके करे हुई थी, या फिर उसके मन में हमेशा उसी की यादें चलती रहती थी। डे एंड नाइट, दिन और रात, यानी पूरे समय वो अपनी माँ के बारे में सोचता रहता था। तो क्या क्या चीजें याद करता है फतेह? वो याद करता है ग्लोरियस मेडो, उन शानदार घास के मैदानों को जहां पर वो पूरे दिन अपनी पतंग उड़ाया करता था। नेक्स्ट है, वो याद करता है उन चौड़ी नदी के किनारों को जहां पर वो इधर उधर घूमा करता था, गाने गाता था, चिल्लाता रहता था। नेक्स्ट है, और वो उन छोटी नदियों को भी याद करता है जहां पर वो जब मन करे तब जाता था, नहाता था, स्विम तैरता था।
और नेक्स्ट बताते वो अपने समूह को याद करता है, जो उसके गांव में लड़कों का समूह था जिनके ऊपर वो एक राजा के समान था, उस चीज को भी याद करता है। और उस तानाशाह माँ की जो यादें थी वो उसके मन में दिन और रात बनी रहती थी, या वो कह सकते हैं कि या उसकी वो हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचता रहता था। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों के समान, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जानवरों के समान। अ फिजिकल लव, एक शारीरिक प्रेम की उसके अंदर इच्छा थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार के शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल, जैसा कि जानवर करते हैं इसी प्रकार उसकी भी इच्छा थी कि उसको भी कोई प्रेम करे, प्यार करे, दुलार करे, जैसे जानवर करते हैं अपने बच्चों से या बछड़ों से। A longing to be in the presence of one who is loved, a longing, और उसके अंदर लालसा थी या वो चाहता था, longing to वही long to, कि उसके अंदर इच्छा थी to be in presence, कि वो उपस्थिति में रहे या उनके साथ रहे, of the one, उन लोगों के, who is loved, जो उससे प्रेम करते हैं, यानी अपने लोगों के साथ वो रहना चाहता था। An inexpressible wistfulness during absence, एक्सप्रेसिबल मतलब व्यक्त कर सके, और इन लग गया यानी जिसे व्यक्त ना किया जा सके। इन एक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, कि उन उन प्रिय लोगों के एब्सेंस में, यानी यदि वो नहीं होते तो क्या होता है, विस्टफुलनेस मतलब दुख या उदासी, कि एक अव्यक्त करने वाली या न व्यक्त करने वाली उदासी होती है, या ऐसी उदासी होती है जिसे व्यक्त नहीं कर सकते। फिर से देखो इस लाइन को, अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, के जानवरों की तरह ही उसे एक शारीरिक प्रेम की इच्छा थी। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, और जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके अपने हैं, उनकी उपस्थिति में या उनके साथ वो रहना चाहता था या रहने की इच्छा थी उसकी। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और उन लोगों की अनुपस्थिति में या वो प्रिय लोग उसके साथ नहीं रहते थे तो क्या होता था, एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, तो एक न व्यक्त करने वाली उदासी उसके मन में रहती थी। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, कि माँ के लिए क्या होता था, इन द मदर इनमोस्ट हार्ट, उसके अंदर हृदय में एक साइलेंट क्राई एंड चुपचाप वो रोता रहता था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, कि माँ के लिए वो हृदय में चुपचाप रोता रहता था। लाइक दैट लॉन्ग लोइंग ऑफ काल्फ इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट मतलब गोधूली बेला यानी शाम का समय, कि एक काल्फ यानी एक बछड़े के समान लोइंग करना, लोइंग मतलब रवाना या अपनी माँ के लिए चिल्लाना, जैसे बछड़े अपनी गाय के लिए चिल्लाते हैं, उसे पुकारते हैं तो उसको बोलते हैं लोइंग या रमाना। और ट्विलाइट मतलब शाम के समय, कि जैसे एक बछड़ा अपनी माँ के लिए शाम के समय चिल्लाता है या रमाता है, वैसे ही उसके हृदय में भी एक साइलेंट क्राई होता है उसकी माँ के लिए। दिस लव, ये प्रेम, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि लगभग जानवरों में भी रहता है। इंस्टिंक्ट मतलब स्वाभाविक होता है, यानी जो लगभग जानवरों में भी स्वाभाविक होता है। ये प्रेम क्या करता है, एगिटेटेड, एगिटेटेड मतलब उत्तेजित करना, उत्तेजित कर देता है। दी शाय, उस शर्मीले, नर्वस, उस घबराए, लीन, उस दुबले पतले, अनकाउच, उस गवार एंड अगली बॉय और क्रूर लड़के को। यानी जो प्रेम था, जो वो अपनी माँ के लिए चाहता था, ये सभी चीजें क्या करती थी, उस लड़के जो कि क्या था, शर्मीला था, घबराया हुआ था, दुबला पतला था, गंवार था और क्रूर यानी बदसूरत था, उस लड़के को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देती थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इस चीज को नहीं समझ पाता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाया। बट इट प्रेड, लेकिन ये बने रहे, अपॉन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में कंटिन्यूली, यानी लगातार उसके मन में ये बातें चलती रहती थी या ये भावनाएं आती रहती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है सिचुएशन फतेह की इन हिज स्कूल, यानी स्कूल में फतेह की क्या सिचुएशन थी या पढ़ाई में वो कैसा था। There was no more backward boy in the whole school than Fateh, कि in the whole school, पूरे स्कूल में, there was no more backward, कोई इतना पिछड़ा लड़का नहीं था than फतेह, फतेह की तुलना में, यानी फतेह से ज्यादा पिछड़ा लड़का पूरे स्कूल में कोई नहीं था, यानी फतेह पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। ही गेप्ड, वो एकटक घूरते रहता, गेप्ड मतलब ध्यान से देखना या घूरना। ही गेप्ड
वो एकटक देखता रहता एंड रिमेन्ड साइलेंट और शांत रहता व्हेन द टीचर आस्क हिम अ क्वेश्चन। व्हेन जब द टीचर उसकी टीचर आस्क पूछते थे हिम उससे अ क्वेश्चन कोई भी सवाल, यानी जब उसके टीचर या अध्यापक उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो वो एकटक देखता रहता और चुपचाप खड़ा रहता and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back। और like an overladen मतलब बोझ से लदा हुआ, एस मतलब गधा, और एक बोझ से लदे हुए गधे के समान पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, सफर्ड मतलब झेलता था, ऑल द ब्लोज उन सभी प्रहार या मुक्कों को, दैट केम डाउन जो आते थे, ऑन हिज बैक उसकी पीठ पर। यानी जब टीचर उससे क्वेश्चन पूछता वो आंसर नहीं दे पाता तो टीचर उसको पनिश करते और उसके पीठ पर मुक्के मारते। तो उन मुक्कों को वो बड़ी धैर्यता से चुपचाप एक बोझ से लदे हुए गधे के समान झेलता रहता था। फिर से देखो क्या है कि there was no more backward boy in the whole school than फतेह, कि फतेह के जैसा पूरे स्कूल में कोई पिछड़ा लड़का नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question। जब अध्यापक उससे कोई भी प्रश्न करते वो चुपचाप खड़ा रहता और एकटक देखता रहता, यानी कोई जवाब नहीं देता था। And like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back। और एक बोझ से लदे हुए गधे के समान धैर्यपूर्वक उन सभी प्रहारों को या उन सभी मुक्कों को झेलता रहता था जो भी उसकी पीठ पर पड़ते थे। When other boys were out at play। when जब other boys अन्य लड़के were out बाहर जाते थे at play खेलने के लिए, he stood वो खड़ा रहता wistfully उदासी पूर्वक by the window खिड़की के पास and gazed और घूरता या देखता, gazed मतलब ध्यान से देखना, कि और देखता था घूरता था at the roofs छतों को of the distant house। distant मतलब दूर के, house मतलब घर, कि दूर के घरों की छतों को ध्यान से देखता रहता था और खिड़की पर उदास खड़ा रहता था जबकि सभी लड़के खेलने के लिए बाहर जाते थे। एंड इफ बाय चांस और यदि बाय चांस संयोगवश ही एस्पाइड मतलब देखना, यदि संयोगवश उसको दिख जाते थे चिल्ड्रन बच्चे प्लेइंग खेलते हुए ऑन द ओपन टेरेस खुले चबूतरे पर ऑफ एनी रूफ किसी भी छत के, यानी किसी भी छत के खुले चबूतरे या किसी भी छत पर यदि उसको संयोगवश बच्चे खेलते दिखाई दे जाते थे तो क्या होता है, हिज हर्ट उसका जो हृदय था वुड एक वो दर्द करने लगता विद लॉन्गिंग, यानी उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है, इच्छाओं से उसको उसके हृदय में पीड़ा होती रहती, यानी उसे भी मन करता वो बच्चों के साथ खेले। One day he summoned all his courage, summoned up all his courage। summoned up का मतलब होता है बटोरना या इकट्ठा करना। One day एक दिन ही summoned up उसने इकट्ठा किया, बटोरा, all his courage अपना पूरा साहस या पूरी हिम्मत उसने इकट्ठी की, and asked his uncle और अपने मामा से पूछा, अंकल कि मामा व्हेन कैन आई गो होम, कि कब मैं घर जा सकता हूँ। व्हेन कैन आई गो होम मैं कब घर जा सकता हूँ, यानी उसे घर की याद आ रही थी, वो घर जाना चाहता था वापस। तो उसने कई दिन तो इंतजार किया लेकिन एक दिन उसने अपना पूरा साहस इकट्ठा किया और अपने अंकल से जाकर या मामा से जाकर पूछा कि मैं कब घर जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड उसके अंकल ने या उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट इंतजार करो टिल दी हॉलीडेज कम जब तक छुट्टियां आती हैं, जब तक छुट्टियां आती है तब तक का इंतजार करो, छुट्टियों में वो घर जाएगा। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन दी हॉलीडेज जो छुट्टियां थी वुड नॉट कम आने नहीं वाली थी टिल नवंबर, नवंबर तक, यानी नवंबर तक कोई भी छुट्टी नहीं थी। And there was a long time still to wait। and there was long time और एक लंबा समय था still अभी भी to wait इंतजार करने के लिए, यानी जो फतिक था वो अभी जाना चाहता था गांव, उसको बहुत याद आ रही थी लेकिन छुट्टियां आने में अभी समय था और छुट्टियों में ही वो गांव जा सकता था। His uncle answered उसके मामा ने उत्तर दिया, wait till the holidays come इंतजार करो कि जब तक की छुट्टियां आती हैं। but the holidays would not come till November लेकिन छुट्टियां नवंबर तक नहीं होने वाली थी। and there was a long time still to wait और अभी भी इंतजार करने के लिए काफी लंबा समय था।
नेक्स्ट देखिए, वन डे फतिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन फतिक ने खो दी हिज लेसन बुक, अपनी पाठ्य पुस्तक या अपनी किताब खो दी फतिक ने। Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. प्रिपेयर हिज लेसन यानी अपने पाठ को तैयार करना या अपना होमवर्क करना, कि अपने होमवर्क को पूरा करना। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, कि किताबों की सहायता से भी ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उसको कैसा लगता होमवर्क करना किताबों की हेल्प से भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, कि उसको अपना होमवर्क करना किताबों की मदद से बहुत ज़्यादा कठिन लगता। मतलब ये है कि जब उसके पास किताबें होती थी तब वो अपना होमवर्क नहीं कर पाता, और अब क्या हो गया, अब उसकी किताब खो चुकी है। एंड नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, और अब ये कैसा था, इम्पॉसिबल यानी असंभव था उसके लिए होमवर्क को कंप्लीट करना। वन डे फतिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन फतिक ने अपनी किताब खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, कि किताबों की मदद से भी उसको अपना होमवर्क करना काफी कठिन लगता था। एंड नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, और अब तो ये बिल्कुल असंभव था फतिक के लिए। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। डे आफ्टर डे, प्रत्येक दिन या दिन दर दिन, प्रत्येक दिन द टीचर वुड केन, केन का मतलब था बेंत, और केन यहाँ यूज हुआ है वर्ब के रूप में, बेंत से मारना या पीटना। कि द टीचर वुड केन, जो उसका अध्यापक था वो केन करता था, यानी उसे बेंत से मारता था या उसकी पिटाई करता था। अनमर्सीफुली, बड़े निर्दयी रूप से, क्योंकि उस पर किताब नहीं थी, वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था और उसको पनिशमेंट मिलती थी। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी जो दशा थी बिकम हो गई सो ऑब्जेक्टली मर्सीफुल, अत्यंत दयनीय हो गई। उसकी स्थिति, उसकी दशा इतनी ज्यादा अत्यंत मर्सीफुल, मर्सीफुल मतलब दयनीय हो गई। दैट इवन हिज कजन्स, कि उसके कजन, कजन मतलब वही मामा मामी के लड़के, कि उसके कजिन्स भी क्या करते, वर अशेम्ड, शर्मिंदा होते, टू ओन हिम, उसे अपना बताने में। फिर से देखो, हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मिजरेबल, कि उसकी जो दशा थी वो इतनी ज्यादा मिजरेबल होगी, इतनी ज्यादा दयनीय होगी। दैट इवन हिज कजन्स, कि उसके भाई भी या उसके मामा के जो लड़के थे, वर असेम्ड, वो शर्मिंदा होते, टू ओन हिम, उसको अपना बताने में। दे बिगेन टू jeer एंड इंसल्ट हिम मोर देन दी अदर बॉयज। दे यानी उन्हीं की लगाया, उसके जो भाई थे। दे बिगेन टू jeer, jeer मतलब तिरस्कार करना या मजाक उड़ाना, एंड इंसल्ट और अपमान करना, कि वो उसका अपमान करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। मोर देन दी अदर बॉयज, अन्य लड़कों की तुलना में, यानी अन्य लोगों की तुलना में उसके भाई ही उसका ज्यादा मजाक उड़ाने लगे या उसे अपमानित करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट। अब एट लास्ट अंत में क्या हुआ, ही वेंट टू हिज आंट, वो अपनी आंटी या मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, और उन्हें बताया दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, यहाँ बैड नहीं है, हैड है। ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी किताब खो दी है। यानी बड़ी हिम्मत के बाद उसने अपनी आंटी को, सॉरी अपनी मामी को जाकर बता दिया कि उसकी किताब खो चुकी है। हिज आंट परस्यूड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, यानी जब उसने सुना उसकी मामी ने कि उसने अपनी किताब खो दी है फतिक ने, तो हिज आंट परस्यूड, पर्स मतलब दबाना, उसने दबाए हर लिप्स, अपने होठों को, इन कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब घृणा में या क्रोध में, यानी जैसे उन्होंने सुना कि फतिक ने अपनी किताब खो दी है तो उन्हें गुस्सा आया और क्रोध में अपने होठों को दबाया। एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमजी, कि तुम बेढंगे, कंट्री लैड, गांव के गंवार, लॉट मतलब गंवार, कंट्री यूज हुआ विलेज के लिए, यू क्लमजी, तुम बेढंगे, कंट्री लॉट, गांव के गंवार। हाउ कैन आई अफोर्ड, कि मैं कैसे वहन कर सकती हूँ, कैसे मैं सक्षम हो सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली, मेरे पूरे परिवार के साथ, टू बाय यू न्यू बुक्स, तुम्हें खरीदने के लिए नई न्यू बुक्स, नई किताबें, 5 टाइम अ मंथ, एक महीने में 5 बार। यानी उसे ताना सा मारती है कि मैं पूरे परिवार के साथ इतनी सक्षम कैसे हो सकती हूँ कि तुम्हें एक महीने में 5 बार नई किताब खरीद कर दूं। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, ऑन हिज वे बैक यानी जब वो वापस लौट रहा था फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौटते समय उस रात, फतिक हैड अ बैड हेडेक,
फतिक को बुरा यानी बैड हेडेक मतलब बहुत ज्यादा हेडेक था, सर दर्द था, विद अ फिट ऑफ शिवरिंग। फिट मतलब दौरा, शिवरिंग मतलब कांपना। कपकपी के दौरे के साथ उसको सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ही फेल्ट उसने महसूस किया ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर कि उसको मलेरिया फीवर या मलेरिया बुखार होने वाला है या मलेरिया बुखार का अटैक होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट उसका सबसे बड़ा फियर या डर वॉज दैट ये था कि ही वुड बी अ नॉइसेंस कि वो परेशानी का कारण बनेगा या बोझ बनेगा टू हिज आंट उसकी मामी के लिए। यानी उसको बुखार हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा तो उसकी मामी के लिए एक ज्यादा काम बढ़ जाएगा। तो भले ही वो बीमार था लेकिन उसके मन में केवल एक ही डर लग रहा था कि मैं अपनी मामी के लिए नॉइसेंस परेशानी का कारण बनूंगा। फिर से देखो, दैट नाइट उस रात ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल स्कूल से वापस आते समय फतिक हैड अ बैड हेडेक विद अ फिट ऑफ शिवरिंग के फतिक को कपकपी के दौरे के साथ सर में बहुत दर्द था। ही फेल्ट उसे महसूस हुआ ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको मलेरिया बुखार का अटैक होने वाला है। His one great fear was that he would be nuisance to his aunt। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि वो अपनी आंट या मामी के लिए परेशानी का कारण बनेगा।